गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे अपनी होम साइंस की बुक निकालेंगे और आज मैं क्या करूँगी, आज मैं सबसे पहले आपको कुछ चैप्टर्स बताऊँगी जो कि हमारे हाफ ईयरली का सिलेबस है। ठीक है, आप उस पर टिक लगा लेंगे अपनी अपनी बुक में कि कौन कौन से चैप्टर मुझे अभी आपको कराने हैं। अब जैसे कि आपका खंड का है, 2 चैप्टर है, गृहिणी की कुशलता, पारिवारिक बजट। दूसरा है गृह अर्थव्यवस्था, पारिवारिक आय और व्यय का बचत। ठीक है, तो ये आपका खंड का के 2 चैप्टर, इन पे टिक लगा लीजिएगा। खंड खा में आपके हैं, खंड खा में आपके ये 3 चैप्टर हैं। ठीक है, और खंड का में 11 और खंड खा भोजन तथा पोषण विज्ञान, इसमें आपके ये हैं। ठीक है, ये नंबर जो है जैसे आपके सीरियल में पड़े हुए हैं, मैंने वही नंबर्स डाले हैं। ओके, ऐसे ही आपका खंड आ प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, तो इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। ठीक, अब हम बात किसकी करेंगे, आज हमारा देखिए खंड का जो चैप्टर है हमारा, खंड का हमारे दोनों हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम खंड खा का स्वास्थ्य रक्षा, इसका ये वाला चैप्टर करेंगे, जल स्रोत तथा उसके उपयोग। ठीक है, तो सारे बच्चे अपना चैप्टर जो है ओपन करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जल क्या है? जल मनुष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये मनुष्य का घनिष्ठ मित्र है। प्रत्येक प्राणी की कोशिका में जल भी एक तत्व होता है। हमारे शरीर में जो है जल का भी एक महत्वपूर्ण है। जल हमारे लिए किस तरीके से, क्योंकि जल हमारे अंदर एक तत्व के रूप में है। जल का प्रयोग प्यास बुझाने के रूप में होता है। भोजन के अभाव में तो मनुष्य 40 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर आपको खाना ना दिया जाए, अगर आपको खाना नहीं मिलता है तो आप 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना तो 6 से 7 दिन तक जीवित रह सकता है। मानव के अस्तित्व के लिए वायु के पश्चात जल का ही महत्व है। एक सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा एक वायु और दूसरा जल। अगर हमें हवा ऑक्सीजन नहीं मिले और दूसरा अगर हमें जल नहीं मिले, ठीक है, तो हम जीवित नहीं रह सकते। जल का उपयोग मनुष्य जहाँ जीवित रहने के लिए करता है, वहीं दूसरी ओर प्रतिदिन अनेक आवश्यकताओं के लिए भी करता है। तो मनुष्य के शरीर का संपूर्ण भार जो है लगभग 70 से 75% जो है भाग जल में माना जाता है। जो हमारा शरीर है उसका जो भाग है 70 से 75% जल में है। ओके, अब शारीरिक सफाई, यानी कि अपने शरीर की सफाई, वस्त्रों की सफाई, घर की सफाई के लिए जल का ही प्रयोग किया जाता है। भोजन पकाने की क्रिया के लिए भी जल का माध्यम जो है संपन्न किया होती है। वनस्पति जगत का अस्तित्व भी जल पर ही निर्भर करता है। मान लीजिए पेड़ पौधे वगैरह है, सब जो हैं उन्हें भी जल ही चाहिए। ठीक है, जल पर ही निर्भर है। यही कारण है कि कृषि कार्य, फसलों की उगाने के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक है। जल स्रोतों से विद्युत का निर्माण करता है। जल के जो कुछ स्रोत होते हैं उससे जो है बिजली का निर्माण होता है, जो कि आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। क्योंकि भाई बिना लाइट के अगर आप सोच लीजिए, अगर आपको लाइट नहीं मिलती है, कुछ ही घंटों में एक भी दिन लाइट नहीं आती है, तो कैसा हो जाता है, बहुत ही बुरा लगता है ना। तो इसी वजह से है जो हमारी आज के टाइम पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है लाइट की, जो कि आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। बाहरी क्रियाकलापों एवं आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमारे शरीर की आंतरिक रचना और क्रियाशीलता में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि बाहर तो हमें जल की ज़रूरत है ही है, लेकिन हमारे खुद के शरीर के लिए भी हमें जल की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इसके अतिरिक्त जो है जल की महत्वपूर्ण हमारे शरीर में होने वाली जो पाचन क्रिया है, यानी कि जो हम जो चीज़ खाते हैं, जो भी पचती है, जो पाचन क्रिया है वो, और रक्त परिभ्रमण तथा ग्रंथियों के स्त्राव, व्यर्थ पदार्थों का विसर्जन, यानी कि रक्त का जो परिभ्रमण हमारी बॉडी में होता है, जो हमारी ग्रंथियों का स्त्राव होता है, और जो ऐसा खाना जो वेस्ट होता है जिसका विसर्जन होता है, ये समस्त क्रियाएं जो भी होती हैं वो जल के माध्यम से ही होती हैं। इसी कारण से प्रकृति ने संपूर्ण ब्रह्मांड में थल की अपेक्षा जल का अधिकतर रखा है। हमारे वायुमंडल में भी जल वाष्प के रूप में जल की बहुत अधिक मात्रा विद्यमान है। अब जल का संगठन क्या है? समस्त जीवन के आधार जल के विषय में व्यवस्थित अध्ययन करने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि जल का संगठन क्या है। इसके लिए तथ्य वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा कह सकते हैं कि जल क्या है। जल एक यौगिक है। ये यौगिक रूप में जल के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो ये जो कि जैसे कि मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो थ्योरी में
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं और उनको आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। उनसे क्या बनते हैं, उनसे बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपका 10th क्लास है तो आप थ्योरी में से भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी में से अभी जैसे कि मैंने आपको जो भी ग्राफ पढ़ाया, पैराग्राफ पढ़ाया, तो उसमें से आप जब रीड करेंगे तो आपको लगेगा, खुद से पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो उसको तुरंत आप अंडरलाइन करेंगे या फिर उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये बताया गया है कि जल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका बहुविकल्पी में आ सकता है। जल क्या है, जल एक यौगिक है। दूसरा, इसका जो है सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में किसने किया था, कैविंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया। ये इंपॉर्टेंट हुआ। जल रूपी यौगिक का गठन 2 तत्वों से हुआ है। कितने तत्वों से हुआ है बच्चों, 2 तत्वों से हुआ है। देखिए इसमें ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर पूछ सकते हैं कि जल रूपी यौगिक गठन का तत्व किन तत्वों से हुआ है, तो आप आंसर देंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। ऐसे ही रस का पूछ सकते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। इस सूत्र के आधार पर कहा जाता है कि जल में हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं, एक ऑक्सीजन का एक भाग विद्यमान होता है, दूसरा भौतिक एवं शुद्ध रूप में जल एक जो होता है वो स्वाद रहित एवं गंध रहित और रंगहीन होता है। जो हमारा जो शुद्ध जल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, या तो उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता, ना उसमें किसी तरीके की कोई स्मेल, ना कोई गंध होती है, ना ही उसमें कोई रंग होता है। लेकिन जल विभिन्न पदार्थों के घोलने की क्षमता रखता है। जल में ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन जल में हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम घोल सकते हैं, उसकी क्षमता जल में होती है। कैसे होती है, देखिए ये एक अच्छा विलायक होता है, ठीक है। इस गुण के ही कारण जल का शुद्ध अवस्था में उपलब्ध होना प्रायः कठिन होता है। तो सभी जल स्रोतों में विभिन्न लवण घुली हुई अवस्था में विद्यमान होती है, जैसे कि चूना, मिट्टी, खड़िया, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि विभिन्न लवण कुछ ऐसे गैसें भी जल में सरलता से घुल जाती हैं। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आपका आता है कि कौन कौन सी ऐसी लवणें हैं जो जल में घुल जाती हैं, तो आपको उन लवणों के नाम पता होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, आप थ्योरी में पढ़ोगे तो आपको थ्योरी में मिलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, देखिए चूना, मिट्टी, खड़िया, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, विभिन्न लवण, ये जो होती है गैस में सरलता से घुल जाती है, ओके। फिर है घुले हुए लवणों एवं गैसों को जल की अशुद्धियाँ माना जाता है, तो जल के तत्व नहीं। अब जल प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं, जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो है आपका समुद्र है, ठीक है। अगर पूछते हैं कि जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, क्वेश्चन आए, तो मुख्य स्रोत क्या होगा, समुद्र होगा। समुद्र का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंचता है, वायुमंडल में ये ठंडा होकर बादलों का रूप ले लेता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। वर्षा के जल का कुछ भाग जो है पृथ्वी पर बहता है, जबकि शेष भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बहुत सा जल जो है, जब अभी जैसे कि इतनी गर्मी है और बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी जो है, ज़मीन जो है, उस जल को जो है वो पहले सोखेगी, और जब बहुत सारी ऐसी जल होता है जो बह जाता है ना, तो जल जो है सोख लिया जाता है। हमारे ब्रह्मांड का अधिकांश भाग जो है जल का ही है। तो जल को हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, वर्षा के द्वारा हमें जल मिलता है, नदियाँ, तालाब, झीलें, कुएं आदि। तो जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत का हम सामान्य परिचय लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका जल का मुख्य स्रोत क्या हुआ, समुद्र हुआ, ठीक है। तो हमारे भूमंडल का लगभग 2/3 भाग जल और 1/3 भाग थल है। अब इस क्वेश्चन को भी याद रखना है, हमारे भूमंडल का लगभग कितने तिहाई भाग जल का है, तो आप बोलेंगे 2/3 भाग का है, ठीक है। और ज़मीन कितनी है, 1/3, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका घूमकर आ सकता है। विश्व में जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, समुद्र है। ये यातायात एवं व्यापार का भी माध्यम है। समुद्र से प्राप्त होने पर जल का प्रयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है। समुद्र के जल में नमक पाया जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण से भी समुद्र को जल का मुख्यतम स्रोत माना जाता है। समुद्र का जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित होकर बादल का रूप ग्रहण करता है और बादलों से ही वर्षा होती है। वर्षा का जल ही नदियाँ, तालाबों, झीलों आदि के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध होता है। तो वर्षा का जो जल पृथ्वी में समा जाता है, यानी कि पृथ्वी जो सोख लेती है, उसे ही कुओं एवं स्रोतों आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। जो ज़मीन के अंदर जब हम बोरिंग कराते हैं या कुआं खोदते हैं, यह है ना, तो वो क्या होता है, जो ज़मीन सोख लेती है जिस जल को, वही जल जाके हमें इनके जरिए मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो समुद्र ही जल का जो है मुख्य स्रोत होता है। तो समुद्र का जल जो है हमारे लिए विशेष उपयोगी नहीं होता,
क्योंकि वह खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा जो होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है। तो समुद्र का जल ना तो पीने के काम लाया जा सकता है और ना ही फसलों की सिंचाई के लिए, लेकिन समुद्र के जल को शुद्ध करके पीने के काम लाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये होमवर्क करना है और ये होमवर्क आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है, ये आपके बुक में जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप बड़े हो, आप जब तक खुद से रीड नहीं करोगे चैप्टर को अच्छे से उसको रीड करोगे तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाओगे तो आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका 10th है, बोर्ड है और आपके लिए जितना आप डीपली पढ़ोगे, जितना आप ढूंढोगे उतना अच्छा है। तो इसीलिए मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि आप इनको खुद से सर्च करोगे, खुद से लिखोगे, क्योंकि बेटा आपको जो है सारे चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये तो बहुत सिंपल से हैं। आपको मैंने जितनी थोड़ी पढ़ाई उसी में काफ़ी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये लिखा है। नदियों का जल, ये आप बता सकते हो। जल रक्त को कितना ताप माध्यम, हमें मुख्य रूप से जल की आवश्यकता कब महसूस होती है, भूख में होती है, प्यास में होती है, स्नान में होती है, तो कॉमन से हैं, आपको आते हैं, है ना। तो ये सारे आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको ये सारे अपने क्वेश्चन के आंसर्स अपनी बुक में करने हैं। ठीक है, और याद करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।